हेलो बच्चों, 12th प्लस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी बीएड सेकंड ईयर का नंबरिकल एनालिसिस एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का पेपर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर कि क्या है क्वेश्चन अपने पास। ठीक है, तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या है अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन अपना? फर्स्ट क्वेश्चन है अंतरकलन का मूल प्रमेय। क्या? अंतरकलन का मूल प्रमेय लिखिए। स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। आपको डिफरेंस कैलकुलस का फंडामेंटल थ्योरम है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब देखो आपके पास में ये क्या होता है थ्योरम, तो आइए अपन बात करते हैं। क्या बात करेंगे इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो अगर हम बात करें आंसर की तो क्या होगा इसका आंसर। देखो अगर आपके पास में fx कोई पॉलिनोमियल है, क्या है आपके पास में कोई fx कोई पॉलिनोमियल nth डिग्री का, क्या है आपके पास अगर कोई पॉलिनोमियल है fx nth डिग्री का, तो अपन क्या लिखेंगे, इफ fx इज पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री। क्या है आपके पास में एक fx है पॉलिनोमियल और वो कितने डिग्री का है, n डिग्री का है। देन nth डिफरेंस ऑफ fx, देन nth डिफरेंस ऑफ fx इज कांस्टेंट। क्या होगा आपके पास जो उसका nth डिफरेंस है इस fx का, वो क्या होगा आपके पास में कांस्टेंट हो जाएगा। fx इज कांस्टेंट और यही आपके पास में क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। क्या? अगर fx nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो आपका nth डिफरेंस, क्या आपका nth डिफरेंस ऑफ fx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझे? क्या हो जाएगा, nth डिफरेंस ऑफ fx 0 हो जाएगा। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या होगा कि आपके पास में fx एक बहुपद है। क्या है आपके पास में fx एक बहुपद है और वो n कोटि का है। क्या है, अगर fx एक n कोटि का बहुपद है तो उसका nवा अंतर, क्या तो उसका nवा अंतर क्या होगा, अचर होगा, कांस्टेंट होगा। और लास्ट में लिखना है डेल n+1 fx इजिकल टू 0। ठीक है, क्या लिखोगे अगर हिंदी में लिखो तो हिंदी में भी लिख देता हूं मैं। क्या लिखोगे कि fx एक n कोटि का, क्या n कोटि का बहुपद हो, n कोटि का बहुपद हो तो इसका nवा अंतर, क्या इसका nवा अंतर क्या होगा, इसका nवा अंतर अचर होगा। क्या होगा, इसका nवा अंतर अचर होगा। यही आपका क्या है अंतरकलन का मूल प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। ठीक है, और इसको लास्ट में लिख देना, क्या डेल n+1 fx इजिकल टू 0। ठीक है, समझ गए? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में ये कि प्रूव दैट डिफरेंस ऑपरेटर माइनस बैकवर्ड फॉरवर्ड ऑपरेटर डिफरेंस ऑपरेटर इनटू बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि आपके पास में क्या है, आप जानते हो, क्या जानते हो। ठीक है, देखो सॉल्यूशन की, तो अपने पास क्या होगा इसका सॉल्यूशन, बात करते हैं अपने इसके सॉल्यूशन की। तो क्या करेंगे, आपको क्या दे रखा है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर दे रखा है, फिर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर दे रखा है, और उसका क्या करना है, आपको रिलेशन देखना है, क्या करना है, आपको ये प्रूव करना है। तो आपके पास क्या है, ये आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये क्या होता है, डेल ऑफ fx इजिकल टू क्या होता है, fx माइनस fx माइनस एच। और आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है,
ये आपका फॉरवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स, वो क्या होता है, वो होता है आपके पास में एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब आपको क्या शो करना है, आपको क्या प्रूव करना है, आपको फॉर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब आप यहाँ से क्या करोगे, इसको ऑपरेट करोगे तो देखो आपके पास में क्या आ जाएगा, अगर इसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो आपको दे क्या रखा है, ऑफ एफ एक्स, ऐसे दे रखा है आपको। ठीक है, तो अपन ऐसे करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, पहले आप उसके अंदर क्या लिखोगे, इसके अंदर क्या लिखा है आपने, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लिख दो अंदर। क्या है आपके पास में, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स लिख दोगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, सॉल्व करोगे इसको, आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे देखो उल्टा कर दिया ना, एफ एक्स प्लस एच माइनस, अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और अगले को करोगे तो अगला करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस, फिर कॉस्टक लगा दो क्योंकि उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो ब्रैकेट लगाओगे उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और आगे माइनस का एफ एक्स और प्लस का एफ एक्स माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको और सॉल्व करोगे आगे तो आप क्या लिख सकते हो इसको, अब यहाँ से अगर इसको आगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, देखो एक क्या कर दो आप इधर, क्या करो आप इधर एफ, क्या करो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और क्या करोगे माइनस एफ एक्स, क्या माइनस का एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच करोगे, ऐसे करोगे तो ये आपके पास में क्या बन गया, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो इसको क्या लिख दो डेल, सॉरी, और ये क्या बन गया आपके पास में बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो आपको क्या शो करना था, यही तो शो करना था, तो ये आपके पास में ऑलरेडी आ गया है यहाँ से। ठीक है ना, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, स्टेप लिखनी है बस, आपको क्या करनी है, कुछ नहीं करना है, आपको जो स्टेप दे रखी है वो स्टेप आपको लिखनी है, बस आपका इजी से क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ लिखा है, स्टेप को लिखा है, ये दोनों ध्यान होंगे तो आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसकी बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथ्या स्थिति के परिवर्तन का, क्या मिथ्या स्थिति के परिवर्तन का सूत्र लिखिए, राइट रिकर्जन फॉर्मूला फॉर द फॉल्स पोजीशन। आपको क्या करना है, फॉल्स पोजीशन का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, देखो एक्स एन इजिकल टू एक्स, क्या होता है एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस वन इजिकल टू एक्स एन माइनस वन एफ एक्स एन अपॉन एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस वन। ये आपके पास में फॉर्मूला होता है किसका, मिथ्या स्थिति के परिवर्तन का सूत्र होता है। क्या होता है आपके पास में, एफ एक्स आपको दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, आपको एफ एक्स दे रखा होगा तो आपको, और एक्स आप क्या करोगे खुद सेलेक्ट करोगे,
क्या दे रखा होगा, आपको एफ एक्स दे रखा होगा और एक्स आप क्या करोगे, खुद सेलेक्ट करोगे और उसके अकॉर्डिंग आपके पास में एक्स है, जैसे x1 सेलेक्ट कर लिया आपने तो फिर x2 और x0 भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर, तो आपके पास में क्या आ जाएगी, जो भी आपको फाइंड आउट करना है वो आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में फॉर्मूला होता है मिथ्या स्थिति के परिवर्तन का सूत्र या फिर फॉर्मूला फॉर फॉल्स पोजीशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, तो देखो इसका आंसर बात करेंगे क्या है आपके पास में, न्यूटन रेफसन मेथड का आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में, अपन बात करते हैं इसके आंसर की, न्यूटन रेफसन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आंसर, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, xn+1 इजिकल टू xn, क्या करोगे xn में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो यहाँ पर आपने xn लिखा है तो पिछले में भी आपके पास में xn आएगा। देखो यहाँ से क्या है, आपने क्या नहीं लिखा, xn+1 इजिकल टू xn माइनस करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि क्या करना है, xn+1 इजिकल टू xn माइनस करना है। ठीक है, पिछली बार मैंने जल्दी में xn नहीं लिखा था तो ध्यान रखना है इसका, आपको क्या करना है, xn माइनस क्या करना है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि xn माइनस 1 fxn अपॉन fxn माइनस fxn माइनस 1। ठीक है, अब आपको xn और fx कहाँ से मिलेंगे, वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखे होंगे। क्या क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे रखे होंगे, xn आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे आप और fx आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक है, तो इसकी टेंशन नहीं करनी कि सर ये fx कहाँ से आया और xn कहाँ से आया। ठीक है, और ये आपके पास में xn+1 और xn आपको क्या करने होते हैं, फाइंड आउट करने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ये पुट कर सकते। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात कर रहे थे अपन। अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन का रेफसन विधि का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र क्या होता है, xn+1 इजिकल टू xn माइनस क्या, xn माइनस fx अपॉन क्या, fx अपॉन f डैश fxn अपॉन f डैश xn, वेयर जहाँ पर आपका f डैश xn क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है न्यूटन का रेफसन मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, गॉस का अग्र अंतर्वेशन सूत्र लिखिए। गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला राइट करना है आपको। क्या करना है, इस प्रकार से आपके पास में न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जिसके माध्यम से आप क्या करते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। वो सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। अब जैसे आपको शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है कि फॉर्मूले क्या है, उसके अलावा जब आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपको पूरा मेथड आना चाहिए कि किस प्रकार से एक्शन सेलेक्ट करोगे, किस प्रकार से xn+1 सेलेक्ट करोगे, किस प्रकार से fx होगा और f डैश x मतलब fx का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूले आपको ऑलरेडी ध्यान में होने चाहिए, सारे फॉर्मूले आपको लगभग याद रहने चाहिए जो भी आपने यूनिट प्रिपेयर किए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपके पास में क्या हो गया, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला आपको राइट करना है। ठीक है, बैकवर्ड का भी होता है आपके पास फॉर्मूला, तो दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने। अपन बात करने वाले कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। क्या करेंगे अपन इसके, किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की। तो देखो आपके पास में क्या हो जाएगा, गॉस का इंटरपोलेशन फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में YU इजिकल टू Y0 प्लस U इंटू डेल Y0, फिर क्या हो जाएगा प्लस U माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर Y माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा आपके पास में y माइनस 1, फिर आगे u स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो u स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल और डेल क्यूब y का और y माइनस 1, फिर आगे क्या आएगा, फिर आपके पास में आगे चलेगा प्लस u स्क्वायर माइनस 1, क्या आएगा u स्क्वायर माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन नीचे कितना आएगा 4 फैक्टोरियल, क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, फिर डेल्टा की पावर 4 y की पावर माइनस 2, फिर आगे क्या आएगा प्लस u स्क्वायर माइनस 1 और u स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। पिछली बार मैंने आपको ऊपर क्या बताया था 1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या आएगा 2 का स्क्वायर।
यू का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे डेल आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की पावर 5, y की पावर -2, पावर कितनी -2 प्लस डैश डैश डैश, इस टाइप से आगे चलता हुआ जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर क्या मैं क्या पता चलेगा कि आगे क्या आएगा। देखो आपको रूल समझा दिया कि किस रूल के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आपका आगे बढ़ रहा है। कैसे बताया सर, देखो y0 लिख दिया, 2 बार आपके पास में क्या आ रहा है y0, फिर 2 बार क्या आ रहा है आपके पास में -1, फिर आपके पास में दो बार क्या आ रहा है -2, तो आगे भी 2 बार क्या आएगा -3 आएगा। क्या आएगा -3 आएगा आपका 2 टाइम्स। फिर क्या कर रहा है, देखो यहाँ रूल समझने की कोशिश करो, u -1, फिर u स्क्वायर -1 स्क्वायर, क्या u स्क्वायर -1 स्क्वायर, फिर आगे क्या किया इसने u स्क्वायर -1 स्क्वायर एज इट इज रहने दिया, फिर u -2 किया, फिर u स्क्वायर -2 स्क्वायर, फिर इसी प्रकार ये क्या रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, फिर अगली बार क्या आ जाएगा u -3 आएगा एक बार, फिर क्या आएगा u स्क्वायर -3 स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, फिर क्या आएगा पहले u स्क्वायर -3 आएगा, फिर u स्क्वायर माइनस क्या आएगा 3 स्क्वायर आएगा। इस टाइप से आपके पास में क्या आएगा फॉर्मूला आएगा। यहाँ पर कितने थे 5। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका गॉस का इंटरपोलेशन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में पुनरावर्ती विधि से निम्न समीकरण का वास्तविक मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, पुनरावर्ती मेथड से फाइंड द मेथड ऑफ इटरेशन। पुनरावर्ती का मतलब होता है इटरेशन, इटरेशन मतलब बार बार उसको सॉल्व करना। क्या करना, बार बार सॉल्व करके उसका क्या करना है आपको रूट फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का, जो आपके पास में 2x माइनस लॉग बेस 10x इजिकल टू 7 दे रखा है। इसका आपको क्या करना है सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, बात करते हैं अपने इसके सॉल्यूशन की। क्या करेंगे इसके, बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, देखो सबसे पहले क्या करो, आपको गिवन फंक्शन क्या है उसको क्या लिख दो x के इक्वल में लिख दो। आपके पास जो भी गिवन फंक्शन है उसको क्या लिख दो x इजिकल टू 5x की फॉर्मेट में लिख दो। कैसे, सिर्फ x क्या करोगे, आपको क्या दे रखा है फॉर्म 2x माइनस लॉग 10x इजिकल टू 7 दे रखा है। अब इसको आपको सॉल्व आउट करना है, तो आप क्या करो यहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, x इजिकल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, x इजिकल टू आपके पास में आ जाएगा, यहाँ से अगर सॉल्व करोगे इसको तो 1/2 log 10x प्लस कितना आएगा 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा log 10x प्लस 7। अब यहाँ से क्या करो आप, दो चीज़ें निकलेगी। क्या क्या निकलेगी, एक तो आपके पास में क्या निकलेगा y इजिकल टू, क्या करो इसको इधर भेज दो। क्या करो इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेखा चतुर्विधि होती है, एक ग्राफिकल मेथड होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व आउट करोगे यहाँ से आप क्या करोगे, दो चीज़ें लिखोगे। क्या लिखोगे, एक तो आप लिख दोगे y इजिकल टू लॉग 10 बेस x। ठीक है, दोनों के x की टर्म्स को अलग अलग करना है। और एक आप क्या लिख सकते हो y इजिकल टू 2x माइनस 7। दो चीज़ें निकाल दिया आपने यहाँ से। क्या किया, एक log x को अलग कर दिया आपने और 2x माइनस 7 को आपने क्या कर दिया अलग कर दिया। मतलब इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके दो चीज़ें निकाल दिया आपने। वैसे ही आपको हर एक क्वेश्चन में करना है, जिन जिन का ग्राफ बन सकता है उनको आपको क्या करना है ऐसे अलग अलग कर लेना है। फिर आप क्या करोगे, इसका ग्राफ बनाओगे। तो आप जानते हो कि log 10 बेस x मतलब log का ग्राफ क्या होता है आपके पास में, ठीक है ये देखो इस टाइप से तो आपके पास में होता है log का ग्राफ। कैसा होता है सर, इस टाइप से। ठीक है, और ये होता है आपके पास में किसका ग्राफ है, log 10 बेस x का ग्राफ हो गया। किसका, log 10 बेस x का। फिर आप किसका बनाओगे, फिर आप बनाओगे 2x माइनस 7 का। तो 2x माइनस 7 का ग्राफ कैसे बनेगा, आप जानते हो क्या होता है ये y इजिकल टू mx प्लस c। m आपका क्या है, m 2 होगी, m मतलब स्लोप, स्लोप 2 हो गई और c कितना है -7। तो आप क्या करोगे, इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, देखो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा, इस टाइप से आ जाएगा। और ये पॉइंट आपका कितना आएगा, लगभग 3.8 आएगा। कितना आएगा 3.8। ये किसका ग्राफ है आपके पास में, 2x माइनस 7 का इजिकल टू y। और ये आपका किसका है, ये ग्राफ है आपका
किसका है, y इजिकल टू log 10 बेस x का। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या कर दिया, दो ग्राफ खींच दिए। ठीक है, और ये आपका ये कौन सा ये कट कितना हो गया, ये कट है आपका -7 पे, कितने, -7 पे। अगर आप ये दोनों ग्राफ अगर स्टैंडर्ड ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ही कट होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर तो अपन ने ईजिली ऐसे ही फ्लो एंड मतलब हल्के हाथ से बनाया है तो ऐसे ही बनेगा। लेकिन अगर इसका आप स्टैंडर्ड ग्राफ बनाओगे दोनों का, किसमें, ग्राफ पेपर के ऊपर, तो ये 3.8 पे कट करेगा। किस पे कट करेगा, 3.8 पे कट करेगा। ठीक है, अब आपके पास में फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई, 3.8, क्या आ गई, 3.8। अब 3.8 को लेते हुए अपन क्या करेंगे, इटरेशन करेंगे। क्या करेंगे, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू तो आ गई आपके पास में 3.8, क्या आ गई, एक्स की स्टार्टिंग वैल्यू आपके पास में 3.8 आ गई। अब 3.8 के बाद डेसिमल के बाद आपको क्या करना है, 4 डिजिट तक आपको क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से क्या करोगे, इसको आगे और सॉल्व करोगे। तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या लिखोगे, देखो अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा, कैलकुलेटर का। तो क्या करने वाले हो आप, देखो क्या करने वाले हो, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में, अगर यहाँ से आप निकालोगे तो आपके पास में x की स्टार्टिंग वैल्यू क्या आ गई, 3.8। x इजिकल टू आपके पास में स्टार्टिंग वैल्यू कितनी आई है, 3.8 आ गई है। कितनी आ गई, x इजिकल टू आपके पास में 3.8, कितनी आई, 3.8। अब इसको क्या करोगे आप, आपको निकालना x1। x1 के लिए आप क्या करने वाले हो, x1 के लिए आप अगर यहाँ से देखोगे तो x1 के लिए 1/2 log 10 बेस, यहाँ पे x की जगह क्या रख दोगे, 3.8 प्लस कितना, 7। देखो पहले तो आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, log 10 बेसिस 3.8 की, किसकी, log 10 बेस 3.8 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर 7 को ऐड करके इसको क्या करोगे, कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ से अगर log 10 बेस 3.8 की वैल्यू निकालोगे तो देखो आपको कैलकुलेटर से निकालनी पड़ेगी। किससे निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेटर से। तो देखो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, लगभग अपन यहाँ से अगर कैलकुलेटर से निकालेंगे वैल्यू तो देखो तो आपके पास में लगभग वैल्यू कितनी आएगी, अगर यहाँ से वैल्यू देखेंगे अपन तो x1 इजिकल टू 1/2 log 3.8 की वैल्यू आएगी आपके पास में 0.5797 प्लस आपके पास में कितना करना है, आपको 7 करना है। कितना करना है, प्लस 7 करोगे तो 7 करके आप अगर डिवाइड करोगे, क्या करोगे, अगर प्लस 7 करके आप इसको अगर डिवाइड करोगे 2 से तो आपके पास में कितनी वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 3.7898, कितनी आएगी, 78981। ठीक है, कितनी देखो 981, आगे भी लिख दो अगर लिखना चाहो तो 7। अब देखो आप कहोगे सर हम कैसे करेंगे, तो इसमें इस पेपर में आपको कैलकुलेटर ले जाना क्या करना है, क्या होता है, अलाउ होता है, आप कैलकुलेटर को ले जा सकते हो साथ में। ठीक है, नहीं तो आप log 10 बेस 3.8 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, जरूरी थोड़ी कि यही क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेटर ले जाना अलाउ होता है, तो कैलकुलेटर से आप क्या कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। अब आप क्या, x1 की वैल्यू आ गई आपके पास में, अब आप किसकी वैल्यू निकालोगे, x2 की। तो x2 में क्या करने वाले हो, सिंपल मेथड समझ लो, क्या करोगे, log ये वाली वैल्यू, कितनी वैल्यू है आपके पास में, log 10 बेस 3.78981 और फिर क्या करोगे, प्लस 7। तो यहाँ से आपके पास में कितनी वैल्यू निकलेगी, अगर यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास में x2 की 3.78981 की। अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करके 7 ऐड करके उसको 1/2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 3.78931 कितनी आएगी। ठीक है, और इसको क्या कर दो, लगभग 8.9 ये आ जाएगी आपके पास समथिंग वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, आगे और कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करोगे, x3 कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में क्या करना पड़ेगा, आपको x3 को कैलकुलेट करोगे तो वापस वही 3.8981 की वैल्यू पुट करोगे अंदर। तो देखो क्या करने वाले हो आप, x3 इजिकल टू 1/2 log 10 3.78981
3 1, इसकी ये वैल्यू पुट करोगे, फिर इसमें क्या करोगे 7 ऐड करोगे। क्या करोगे 7 ऐड करोगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आएगी, आपके पास वैल्यूज आ जाएगी, अगर इसको रख के कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3.789928, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे x4 कैलकुलेट करोगे तो वही 1/4 इंटू लॉग 10 बेस 3.7898 कितनी 928, और फिर क्या करोगे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके फिर क्या करोगे इसमें 7 ऐड करोगे और फिर उसमें 1/2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 3.7892 ठीक है ना, लगभग ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। क्या आ जाएगी, लगभग ये वैल्यूज आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ से क्या करने वाले हो आप, अगर क्या करना है आपको, अब आपको सिंपली क्या करना है, देखो आपके पास क्या आ गई, लगभग 4 वैल्यूज आ गई, उनमें से आपको क्या करना है डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज तक देखनी है और वहाँ से क्या करनी है आपको वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो आपके पास में एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी, x इजिकल टू 3.7892, ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी 3.7892। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, क्यों, आपको कैलकुलेटर ले जाना अलग है। आपको क्या करना है, पहले ग्राफ से वैल्यू कैलकुलेट करनी, फिर यहाँ पे पुट करते जाओ, यहाँ पे पुट की, फिर ये वैल्यू पुट की यहाँ पे, फिर क्या गया, ऐसे पुट करते जाओगे तो क्या आ जाएगी आपके पास में वैल्यूज आ जाएगी। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या है आपका पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। क्या फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी बात करें तो इसका देखो बात करते हैं इसके आंसर पर। क्या है कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, तो क्या लिखोगे, किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या, किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या के चरों के मानों का समुच्चय, के चरों के मानों का समुच्चय जो दिए हुए, जो क्या होते हैं, दिए हुए व्यवरोधों को संतुष्ट करते हैं, को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं तो उनको सुसंगत हल कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, सुसंगत हल कहा जाता है। अब देखो सिंपल आपको समझने की कोशिश करो, आपके पास में क्या गिवन है, आपको एलपीपी गिवन है। क्या गिवन है आपको, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन है। और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के कुछ उसके अंदर एक्स वाई जेड इस टाइप से आपके पास में वेरिएबल्स भी तो आते हैं कि नहीं आते हैं। तो उन एक्स वाई वेरिएबल्स की वैल्यूज के सेट को अपन क्या कहते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। और वो सेट, इनकी वैल्यूज का सेट होना चाहिए, वो आपके पास में जो गिवन कंस्ट्रेंट्स है, जो आपके पास में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर आपको समस्या में व्यवरोध दे रखे होते हैं, कुछ कंडीशंस दे रखी होती है, उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए वो, और उन सेट को अपन क्या कहते हैं, सुसंगत हल कहते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं बात करूं आगे, तो देखो इंग्लिश में क्या कह सकते हैं अपन यहां से कि, अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या हो जाएगा अपने पास, ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स
क्या, सेट ऑफ वैल्यूज, किसके, वैल्यूज के सेट का, किसकी, वेरिएबल्स ऑफ एनी LPP which satisfies the given constants of given constants of a LPP। क्या कि आपके पास में जो LPP है उसके वेरिएबल्स की वैल्यूज का सेट जो आपके पास में LPP की कंस्टेंट को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स ऑफ एनी LLP विच सेटिस्फाइज द गिवन कंस्टेंट्स ऑफ LPP इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन, और उसको अपन क्या बोलते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। क्या है, आपके पास में चरों के मानों का समुच्चय है, उसी को अपन फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। और वो चरों के मानों का जो समुच्चय है वो क्या करना चाहिए, व्यवरोधों को संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में आधारभूत द्वितीय प्रमेय का कथन दीजिए। कि आपके पास में जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ड्यूलिटी है उसका क्या स्टेटमेंट है, उसके बारे में आप समझाइए। ठीक है, तो ये क्या कहता है, आपके पास में ड्यूलिटी की जब प्रॉब्लम के बाद साथ में आप डील करते हो तो वहाँ पर आपके पास में एक तो आपकी ओरिजिनल LPP होती है, क्या होती है, जिसको आप बोलते हैं प्राइमल प्रॉब्लम, और एक आप क्या करते हो, उससे रिलेटेड जो आपके पास में गिवन, आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन LPP है उसके अकॉर्डिंग आप एक नई LPP को क्या करते हो, फॉर्मेशन करते हो, या फिर होती है एक उससे रिलेटेड एक LPP होती है, उसको कहते हैं अपन ड्यूल प्रॉब्लम। ठीक है, एक तो आपके पास में प्राइमल प्रॉब्लम होती है, दूसरी आप एक बनाते हो जो आपकी प्राइमल प्रॉब्लम से रिलेटेड LPP होती है, वो होती है आपकी ड्यूल प्रॉब्लम। तो ये कहता है कि अगर आपकी जो आद्य समस्या है, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमल प्रॉब्लम को बोलते हैं आद्य समस्या, और दूसरी को बोलते हैं द्वितीय समस्या। तो अगर आपके पास में आद्य समस्या के अपरिबद्ध हल है, किसके, अगर आपके पास में आद्य समस्या का अपरिबद्ध हल है तो आपके पास में जो द्वितीय समस्या है उसका या तो कोई हल नहीं होगा, या फिर उसका भी क्या होगा, अपरिबद्ध हल होगा, उसका परिबद्ध हल कभी नहीं होगा, उसका बाउंडेड सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। ये क्या कहता है कि अगर प्राइमल सॉल्यूशन या फिर प्राइमल प्रॉब्लम है अनबाउंडेड सॉल्यूशन, क्या, अगर आपके पास में प्राइमल प्रॉब्लम का अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो ड्यूल प्रॉब्लम का भी क्या होगा, या तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा, और या फिर क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, नो एनी सॉल्यूशन होगा, लेकिन उसका बाउंडेड सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। बस एक ही बात बोलती, क्या, कि अगर आपकी प्राइमल प्रॉब्लम का अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो आपकी ड्यूल प्रॉब्लम का नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा। ये आपको श्योरिटी देता है। ये कौन सा थ्योरम, आधारभूत द्वितीय का प्रमेय। ठीक है, तो बात करते हैं अपन इसके स्टेटमेंट के ऊपर, क्या कहता है इसका स्टेटमेंट। बात करते हैं अपन इसके सॉल्यूशन की, तो लिखोगे, यदि किसी आद्य समस्या का, किसकी, आद्य समस्या मतलब प्राइम प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम, प्राइम प्रॉब्लम। यदि किसी आद्य समस्या या फिर प्राइमल प्रॉब्लम का अपरिबद्ध हल है, कैसा हल है, अपरिबद्ध, अनबाउंडेड का अपरिबद्ध हल है तो उससे संबंधित किससे संबंधित उससे संबंधित द्वितीय समस्या का भी या तो का भी अपरिबद्ध हल होगा, या का अपरिबद्ध हल होगा, या फिर
या फिर कोई हल नहीं होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। समझे? प्राइमल प्रॉब्लम का अगर अपरिबद्ध हल है तो आपके पास में द्वितीय समस्या का भी अपरिबद्ध हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। अगर इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? इफ प्राइमल प्रॉब्लम हैव an unbounded solution, then its dual problem have either unbounded solution or either unbounded solution or no solution। क्या? ड्यूल प्रॉब्लम का या तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है, जो पॉसिबिलिटी थी उसने इस स्टेटमेंट से उसने क्या कर दी? क्लियर कर दी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि एक एलपीपी में अधिकता पूर्वक स्तर और न्यूनतम पूर्वक स्तर को क्या करिए? परिभाषित कीजिए। किसको? सरपल्स वेरिएबल को और सेलेक्ट वेरिएबल को क्या करना है? आपको बताना है कि ये क्या होते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको थोड़ी लिख के कम बताऊंगा, ज़्यादा आपको बोल के बताऊंगा, आप आराम से समझ सकते हो। क्या होती है आपके पास में? कोई एलपीपी होती है आपके पास में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आपको जो कंस्टेंट्स गिवन होते हैं, कंस्टेंट्स जैसे 2x1 प्लस 3x2 प्लस जैसे -3x3 इज लेस देन 0, ऐसे हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0 हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता है? ऐसे होता है। तो अगर आपकी क्या है, कोई आपकी क्या है प्रॉब्लम है, कंस्टेंट्स है, क्या है आपके पास में? ये विरोध है और इसमें आपके पास में क्या है? ग्रेटर देन का साइन है या फिर लेस देन का साइन है। तो इसमें इस साइन को इक्वलिटी के साइन में कन्वर्ट करने के लिए, इस साइन को ग्रेटर देन या फिर लेस देन के साइन को इक्वलिटी के साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर कुछ वेरिएबल ऐड करते हैं। क्या करते हैं? कुछ वेरिएबल ऐड करते हैं ताकि क्या करें? वो अगर यहाँ पे ये कम है तो उसमें अंदर अपन वेरिएबल ऐड करते हैं तो वो क्या कर देता है? वो जो ये कम है उस कम को इक्वल कर देता है। मतलब ये वेरिएबल इसकी वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करता है। भाई इसकी इस 0 से कम है इसकी वैल्यू, तो थोड़ी सी इसकी वैल्यू क्या करते हैं? इस वेरिएबल को ऐड करके इंक्रीज करते हैं ताकि ये दोनों क्या हो जाए? ये आपके इस साइड जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये किसकी इक्वल हो जाए? RHS के इक्वल हो जाए। ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं? इसको एक वेरिएबल ऐड करके क्या करते हैं? इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। तो इसी को अपन क्या कहते हैं? सरपल्स वेरिएबल। जब अपने यहाँ पर ऐड किया है, कुछ ऐड किया है, उसको बोलते हैं सरपल्स वेरिएबल। ठीक है, फिर आपके पास में क्या हो सकता है? सेकंड केस आपके पास में ये हो सकता है। क्या हो सकता है? ऐसे हो सकता है 2x2 प्लस 3x2 माइनस 3x3 इज ग्रेटर देन 0 हो सकता है। क्या हो सकता है? ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 0 से इसकी वैल्यू अधिक है, ज़्यादा है। तो इसको भी इक्वलिटी के साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। इसको तो बढ़ाया आपने, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा? कम। तो कम करने के लिए अपन यहाँ से क्या कर देंगे? एक वेरिएबल को जैसे सब्ट्रैक्ट कर लिया, घटा दिया, इसमें से अपन ने कुछ क्वांटिटी घटा दी, तो ये क्या होगी? किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के इक्वल। तो यहाँ से जैसे आपने ये वेरिएबल ऐड किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इक्वल 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये इक्वल 0 हो जाएगा। और इन्हीं वेरिएबल्स को अपन बोलते हैं क्या? सरपल्स वेरिएबल और सेलेक्ट वेरिएबल। ये आपका सेलेक्ट वेरिएबल है, ये आपने सब्ट्रैक्ट किया, ये आपका कौन सा वेरिएबल है? सेलेक्ट वेरिएबल। जो आपने ऐड किया उसको बोलते हैं सरपल्स वेरिएबल। समझ में आई आपको बात? क्या लिखोगे कि किसी एलपीपी की प्रॉब्लम में क्या होता है आपके पास में? विरोधों के या फिर कंस्टेंट्स के साइन को, ग्रेटर देन के साइन को इक्वलिटी के साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ वेरिएबल ऐड करते हैं। क्या करते हैं? कुछ वेरिएबल ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं सरपल्स वेरिएबल। किसके साइन को?
लेस देन के साइन को इक्वलिटी के साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ वेरिएबल को ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल। और सेकंड में क्या लिखोगे, पहली डेफिनेशन में लिखोगे ग्रेटर देन के साइन को जीरो के इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ वेरिएबल को ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल। और इस साइन को इक्वलिटी के साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं कंस्टेंट में से, किसमें से, विवरोधों में से घटाते हैं, और उसको बोलते हैं हम कैसा, सेलेक्ट वेरिएबल। देखो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि अधिकतापूर्वक चर मतलब अधिक कर रहे हैं, अधिकतापूर्वक चर मतलब इसको बढ़ा रहे हैं, और सेलेक्ट वेरिएबल मतलब इसको घटा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है आपका सरप्लस और सेलेक्ट वेरिएबल। फिर बात करते हैं आगे अपन किसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉन्वेक्स सेट को डिफाइन कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किसको, क्वेश्चन नंबर, अगर अपन 10 की बात करें तो क्वेश्चन है कॉन्वेक्स सेट, किसको डिफाइन करना है आपको, कॉन्वेक्स सेट को डिफाइन करना है। हिंदी में कहते हैं अवमुख समुच्चय क्या होता है, क्या, अवमुख समुच्चय क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए। किसको, अवमुख समुच्चय को क्या करो, डिफाइन करो। तो देखो आपके पास में अवमुख समुच्चय क्या होता है, ठीक है, तो लिखते हैं अपन, हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, किसी समष्टि En के किसी समुच्चय x को क्या कहा जाता है, अवमुख समुच्चय कहा जाता है। x को क्या कहा जाता है, अवमुख समुच्चय कहा जाता है यदि, क्या कहा जाता है, कहा जाता है यदि इसके किसी दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, इसके किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाला, इसके किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाला, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतया क्या हो, रेखाखंड पूर्णतया x में हो, क्या हो, पूर्णतया x में हो, तब अपन क्या कहते हैं, उस सेट x को क्या कहते हैं, अवमुख समुच्चय कहा जाता है। अगर मैं बात करूं मैथमेटिकली डेफिनेशन को तो क्या लिख सकते हो, ये आपका x1 है वो किससे बिलोंग करता है, x से, x2 है आपका किससे बिलोंग करता है, x से, तो यहाँ पर आपका x है कोई भी x इजिकल टू क्या, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 इसके इक्वल हो जाए, जहाँ पर आपका लैम्डा क्या होता है, लैम्डा की वैल्यू 0 से बड़ी और लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, लैम्डा की वैल्यू है आपकी वो किससे होनी चाहिए, 1 और 0 के बीच में होनी चाहिए। ये कंडीशन ध्यान रखना, 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, किसकी वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू। समझ भाई, क्या होनी चाहिए, ऐसे। तो इस सेट को अपन क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स सेट। अगर मैं बात करूं इंग्लिश में डेफिनेशन की तो क्या लिख देंगे, ए सेट एक्स इज क्या, यूक्लिड any set x of Euclidean space, En क्या, किसी यूक्लिडियन स्पेस En का जो सेट है x वो क्या कहलाता है, ये सेट x ऑफ यूक्लिडियन स्पेस इज सेड टू बी कॉन्वेक्स सेट। कब कहते हैं कॉन्वेक्स सेट, इज सेड टू बी कॉन्वेक्स सेट
line segment joining, if line segment joining two points of joining, line segment of joining two points of 2 points of its lies completely lies in x। कब कहते हैं? एक सेट x को अपन यूक्लिडियन स्पेस का एक सेट x है, उसको अपन कॉन्वेक्स सेट कहते हैं। कब कहते हैं? जब लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ इट्स, मतलब इस सेट के दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है, वो पूरा का पूरा उस सेट के अंदर x के अंदर क्या करना चाहिए? लाई करना चाहिए। तब अपन बोलते हैं कि आपका जो क्या, तब कौन सा जो आपका ये सेट है x, उसको अपन क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स सेट कहते हैं। और मैथमेटिकली लिखोगे तो यही लिख दोगे वापस, क्या लिखोगे कि आपका x1 अगर x से बिलोंग करता है, x2 भी आपका किससे बिलोंग करता है? x से बिलोंग करता है। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, जहाँ पर आपका लैम्डा किसके बीच होना चाहिए? 0 से बड़ा और 1 के बीच होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या बात कर ली? कॉन्वेक्स सेट के बारे में बात कर ली। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका एक और है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या? एक वर्ड आता है आपके पास में, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। क्या वर्ड आता है? कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या होता है सर? या फिर अवमुख संचय, हिंदी में कहूँ तो क्या होता है? अवमुख संचय। इसमें क्या होता है आपके पास में? इसमें ये होता है कि आपके पास में वहाँ पर आपके पास में 2 पॉइंट थे। क्या थे? 2 पॉइंट थे। कितने पॉइंट थे? आपने जब कॉन्वेक्स सेट की बात कर रहे थे तो आपने 2 पॉइंट लिए थे, x1 और x2। लेकिन यहाँ पर आपके पास में क्या होते हैं? बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं आपके पास में? सदिश होते हैं। जैसे x1, x2, x3, x4, x5 डैश 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 xn। इस प्रकार से आपके पास में क्या होते हैं? बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं। किसके? ये सारे किसके वेक्टर्स है? x के। किसके? x के। तो इनका आपके पास में कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है? जैसे आपने क्या लिख दिया? x लिख दिया कोई, तो वो क्या आना चाहिए आपका? लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 प्लस लैम्डा 3 x3 प्लस डैश 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 लैम्डा n xn। ये आपका क्या है? कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। अब कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, अब यहाँ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन नहीं है। अब इसको कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कब बनेगा? जब इफ व्हेन आपका लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस डैश 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 लैम्डा n, ये सारे किसके इक्वल हो जाए आपके? ये सारे के सारे किसके इक्वल हो? सॉरी, 1 के इक्वल हो। इन सब का सम क्या होना चाहिए? 1 से इक्वल होना चाहिए। और ईच लैम्डा आई क्या होना चाहिए आपका? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। या तो 0 होना चाहिए या फिर 0 से अधिक होना चाहिए। फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 n। क्या आपके पास में जो लैम्डा आई है, वो लैम्डा आई आपका क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और उन सब लैम्डाओं का सम कितना होना चाहिए? 1। और ऐसे आपके पास में ये x है, ये x भी अब किससे बिलोंग करता है आपका? इससे बिलोंग करता है। x भी किससे बिलोंग करता है? x। तो ये आपका होता है क्या? कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। क्या होता है? इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोलने का रीजन एक ही है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है? लैम्डा 1 लैम्डा 2, इसको ऐड करने पर 1 आ रहा है। इसी को बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। ये तो आपका सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर ये कंडीशन साथ में नहीं लिखोगे तो वो आपका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके, किसके? डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।